हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देख रहे थे, मतलब पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार की विशेषताओं पे चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत हम लोग 5 विशेषता, जैसे 1, 2 और क्या है 3, 4, 5 विशेषताओं को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। अब हम लोग समझेंगे छठा 6 नंबर से लेकर 12 नंबर तक की विशेषताओं को समझेंगे कि मूल अधिकार का क्या विशेषता है, जो कि हम लोगों ने 5 तक हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और पार्ट 1 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर से। 6 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि 6 नंबर में क्या विशेषता का बात किया गया है। तो 6 नंबर विशेषता क्या है, तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। अब देखते हैं कि इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है कि हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि सपोज़ मान लिया जाए कि अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार खतरे में है, या मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या हनन हो रहा है, तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि वह केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ तक अपील ले जा सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो क्या करे उच्च न्यायालय तक ही, वो सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी। लेकिन उसका मन है कि नहीं हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो जाओ, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या बोला गया, ये अस्थाई नहीं है। मतलब ये स्थायी नहीं है। क्या स्थायी नहीं है, संसद इसमें कटौती या कमी कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्थायी नहीं है, मतलब अस्थाई नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या करे, कटौती या कमी कर सकता है। संशोधन अधिनियम के तहत, संशोधन अधिनियम एक होता है जिसको हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है, संशोधन अधिनियम के तहत कर सकता है, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। मतलब मौलिक अधिकार में कटौती या कमी तो होगा, ठीक है, कटौती या कमी तो होगा, लेकिन किसके तहत होगा, तो किसके तहत होगा ये समझने के लिए हम लोग समझते हैं किसके तहत होगा, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत होगा। अब ऐसा नहीं कि साधारण विधेयक से इसके तहत नहीं हो सकता, वो जब भी होगा तो किसके तहत होगा, इसके तहत संशोधन अधिनियम के तहत होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। देखिए हमने आपको बताया कि कमी तो करेंगे, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, कटौती या कमी कर सकते हैं, लेकिन कटौती या कमी करने का ये तात्पर्य नहीं है कि संविधान में जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बिना प्रभावित किए हुए अगर ये संभव है तभी होगा। अब ऐसे मूल ढांचा अगर प्रभावित हो रहा है या वो अगर कम हो रहा है तो कटौती या कमी नहीं किया जा सकता। तो अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि ये मूल ढांचा क्या होता है, तो ये मूल ढांचा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करता है कि क्या होगा। संविधान नहीं, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट बताता है कि ये मूल ढांचा क्या होगा। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कटौती या कमी तब हो सकता है, लेकिन तभी होगा जब मूल ढांचा प्रभावित नहीं होगा। तो ये मूल ढांचा क्या है, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला गया। मूल अधिकारों के संशोधन के अध्याय 11 में विस्तार से वर्णित है। अब इसके बारे में संविधान में जो मूल अधिकार के से संशोधन है, मूल अधिकार में क्या संशोधन होगा, इसका विवरण अध्याय 11 में, जिसको हम लोग विस्तृत से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब 8वां नंबर देखते हैं।
इसमें बोला गया राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, नेशनल इमरजेंसी जब आता है देश में, तो अनुच्छेद 20 और 21 को प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर, मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। मतलब 20 में भी दिमाग में आया होगा कि 20 क्या है, 21 क्या है, तो इसको तो आगे हम लोग विस्तृत से बढ़िया से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि अगर आपातकाल लग गया देश में, आपातकाल कब लगता है, जब देश की एकता अखंडता कभी खतरे में हो, देश मतलब ऐसा हो, तो इस टाइम में आपातकाल लगता है। तो आपातकाल के दौरान क्या होगा, 20 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दिया जाए और बाकी जो बचा उन्हें निलंबित किया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो। देखिए अब इसको समझते हैं हम लोग क्या है। सपोज देश में आपातकाल लगा, आपातकाल बहुत वजह से लग सकता है, तो अगर आपातकाल मान लिया जाए कि आपातकाल तब लगा जब कोई विदेशी आक्रमण न हो रहा हो, जब युद्ध न हो रहा हो, ठीक है, तब अगर सिर्फ मतलब विदेशी आक्रमण न हो, युद्ध न हो, तब आपातकाल लगा हो, तो 20 और 21 को छोड़कर सबको क्या कर दिया जाएगा, 20 और 21 को छोड़कर निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकार को तभी स्थगित किया जाएगा जब आक्रमण हो, विदेशी आक्रमण या युद्ध की स्थिति हो, तभी किया जा सकता है। ऐसे इसको भी नहीं किया जा सकता, 19 को भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। 8 हो गया हम लोगों का। देखिए हम लोग देखते हैं आगे। इसे सशस्त्र विद्रोह आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। मतलब 19 को भी, 19 जो है इसको भी मतलब मान लिया जाए कि कोई देश में आंतरिक आपातकाल लगाओ, आंतरिक विद्रोह की वजह से, तो उस टाइम 19 को नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन अध्याय 16 में विस्तार से वर्णित किया गया, तो इसको भी 16 में देखेंगे हम लोग। 9 नंबर में देखते हैं। अनुच्छेद 31 क संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा, मतलब कानून की रक्षा होगा, इसके द्वारा क्रियान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यीकरण 9वीं सूची में शामिल है एवं अनुच्छेद 31 ग कुछ अन्य निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाले विधेयकों व्यतिरिक्त आदि। देखिए ये जो है संपत्ति के अधिकार से है रिलेटेड, जो कि अब नहीं रहा। और इसके बाद हम लोग यही इसमें लिखा गया है कि क्रिया की संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है कोई भी अधिकार, कुछ अधिनियम या विनियमों के विधि मान्य कर 9वीं सूची में शामिल किया गया, यही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 10 देखते हैं। देखिए सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं एवं ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। मतलब ये सब के मौलिक अधिकार का हनन, मतलब हनन नहीं, सबके मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। इसमें जो लिखा हुआ है इस सब का मौलिक अधिकार क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, सशस्त्र बल हो गया, अर्धसैनिक हो गया, पुलिस बल हो गया, गुप्तचर सीक्रेट एजेंसी, ये सब जो है इन सब के क्या है, मौलिक अधिकार को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 11 नंबर। देखिए इसमें क्या बोला गया, ऐसे इलाके में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो। मतलब जहां फौजी कानून हो वहां भी इसके क्या कर सकते हैं, इनके क्रियान्वयन को रोक सकते हैं। फौजी कानून का मतलब क्या होता है,
मतलब सैन्य शासन, जहाँ सेना का शासन लगा दिया जाए, जहाँ पे एकता या अखंडता खतरा में होता है। मान लिया जाए कि कश्मीर में ऐसा बोल दें कि कश्मीर भारत से अलग होने वाला है, वहाँ विद्रोह होने वाला है, तो वहाँ फौजी कानून लगाया जा सकता है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। मैंने बताया अनुच्छेद 34 राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। ये राष्ट्रीय फौजी कानून जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से अलग है। अब 12 नंबर जो कि आखिरी है, इसमें देखिए, इसमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित है, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। कुछ ऐसे हैं जो प्रवर्तित है, कुछ कानून की मदद से बनाते हैं। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता। तो कानून जो भी बनेगा वो क्या हो, देश की एकता के लिए ही बनेगा। ऐसा नहीं कि देश की अखंडता एकता को प्रभावित करता हो, ऐसा कानून नहीं बना जा सकता। न कि विधानमंडल, ताकि संपूर्ण देश की एक रूपता बनी रहे। देखिए कोई भी बनाएंगे तो वो कहाँ बनाएंगे, संसद में बनाएंगे। सपोज कोई विधानमंडल राज्य में होता है, अगर वहाँ बनाएंगे तो उस राज्य के लिए बनेगा, लेकिन संसद के लिए बनाएंगे तो ये पूरे इंडिया के लिए बनेगा। ठीक है, पूरे इंडिया के लिए बनेगा, जो कि 35 में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 35 में भी है। ठीक है, तो हम लोग इतना समझें। अब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 से 35 तक, इसमें क्या है, 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। तो 12 हमने कहा था बाद में बताएंगे, क्योंकि 12 में राज्य की परिभाषा है। तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे, राज्य की परिभाषा समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो हमने बताया था कि आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में निहित है। तो इसी के तहत हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि जो ये आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है वो क्या है। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मूल अधिकार से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं कर सकता, ऐसा पहले विशेषताओं के तहत हम लोग समझने की कोशिश की थी। लेकिन अब हम लोग ये समझेंगे कि ये राज्य क्या है। अगर हमको यही समझ में नहीं आए कि राज्य क्या है, तो फिर ये भी हम लोग नहीं समझ पाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखते हैं अब। तो सबसे पहले बोला गया है क्या, इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। 12 में भाग 3, आर्टिकल 12 भाग 3 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि परिभाषा में क्या क्या शामिल है, परिभाषा में क्या क्या शामिल है। तो इसका परिभाषा जो है पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है क। देखिए क नंबर, तो क में क्या बोल रहा है, इस क जो है अ है, अ में क्या बोला है कि परिभाषा क्या क्या होगा। तो देखिए बोल रहा है कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए भारत में जो भी क्रियान्वित है, जो सरकार है, जो काम कर रहे हैं, और भारत के सांसद, ये सब क्या होंगे, ये सब राज्य में शामिल हो गए। संघ की संसद और सरकार हो गया, या फिर प्रांत का विधानमंडल हो गया, या स्थानीय एवं सरकार की सत्ता का प्रयोग करने वाला, वो सब क्या हो जाएगा, राज्य के अंतर्गत ही आता है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, राज्य सरकार के विधायी अंग वही हो गया, को प्रभावी करने वाला सरकार एवं राज्य विधानमंडल। तो सरकार भी राज्य के अंतर्गत आएगा, राज्य विधानमंडल भी राज्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हम लोग अब स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
सभी स्थानीय सरकार, मतलब जितने भी स्थानीय सरकार हैं अर्थात नगर पालिकाएँ, पंचायत, ज़िला, बोर्ड सुधार, न्याय आदि, ये सब क्या है, ये सब जो है वो राज्य के अंतर्गत ही आएंगे। जितने भी निकाय हो गए अर्थात जैसे नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला, बोर्ड सुधार, न्यास, ये सब जो भी हैं वो किसके राज्य में ही शामिल होंगे। ठीक है, तो यही राज्य की परिभाषा है। अगर राज्य बोला जा रहा है तो यही सब में जो है वो राज्य होंगे, यही सब क्या होंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत हम लोग इतना समझने की कोशिश किए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं द नंबर, मतलब 4 पॉइंट था, इसके तहत 3 पॉइंट हम लोगों ने समझा, चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट में क्या बोल रहा है, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो या पराधिकार हो, जैसे LIC हो गया या ONGC, सेल आदि, ये सब क्या होंगे, राज्य के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोल रहा इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है, मतलब राज्य को इस तरह से विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों, इसमें जो भी इकाइयों शामिल हैं, इकाइयों के कार्य को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है तब जब मूल अधिकार का हनन हो रहा हो। जब भी किसी का मूल अधिकार का हनन होगा या मूल अधिकार का उल्लंघन होगा या उसका उस पर प्रतिबंध लगेगा तो ये इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में प्रतिबंध मतलब अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इतना अगर कंप्लीट हुआ तो हम लोग अब नेक्स्ट पैरा में पहुंचेंगे, पैराग्राफ में, जिसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। मतलब वैसा कोई भी निजी इकाई हो, मतलब किसी का प्राइवेट यूनिट हो या एजेंसी हो, वो बतौर राज्य की संस्था में अगर काम कर रही हो तो वह आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो था हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे राज्य की परिभाषा से, और राज्य की परिभाषा को हम लोगों ने अ, ब, श और ये द, इसके तहत हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार से असंगत विधियाँ, मतलब मूल अधिकार से जो असंगत विधि हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 13, इसको हटा देते हैं, अनुच्छेद 13 में घोषित, अनुच्छेद 13, अब अनुच्छेद 13 घोषित करता है, मतलब ये वो जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था, 12 था, वो आर्टिकल 12 था, लेकिन ये क्या है, आर्टिकल 13 को अब हम लोग समझने जा रहे हैं। आर्टिकल 12 हम लोगों ने समझा राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 हम लोग समझ रहे हैं मूल अधिकार से संगत विधियाँ, मतलब वैसे विधियाँ जो मूल अधिकार में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मूल अधिकार में वो आता है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसको हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकार से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि वैसा कोई भी विधि जो मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण का क्या मतलब हुआ, अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प जो होता है इसका क्या मतलब होता है, अल्प का मतलब होता है कम,
अल्प बोलते हैं ना, अल्पसंख्यक, तो अल्पीकरण का मतलब कम हुआ। तो वैसा कोई भी अधिकार जो क्या करता हो, अल्पीकरण करता हो, किसका, मूल अधिकार का। मूल अधिकार का जो अल्पीकरण करता है वो क्या, विधि जो है, वो नियम जो है वो शून्य हो जाएगा। वो शून्य का मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। ये किस में बोला गया, आर्टिकल 13 में बोला गया। ठीक है। अगर इसी को दूसरे शब्दों में समझे तो दूसरे शब्दों में न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के को प्राप्त है। ठीक है, ये है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, प्राप्त है जो किसी भी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक घोषित करता है। मतलब वैसा कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का क्या करे, उल्लंघन करे, वो क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आर्टिकल 13 के तहत। अब और आर्टिकल 13 के अनुसार विधि शब्द, अच्छा एक बात मैं बताता हूँ कि जो विधि शब्द आया, तो ये विधि का क्या अर्थ है। मतलब जो विधि शब्द आया है, ये विधि, इस विधि का क्या अर्थ है, विधि का मतलब क्या हो रहा है, तो हम लोग समझते हैं। विधि शब्द को निम्नलिखित रूप में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। मतलब इस विधि का क्या मतलब है, इस विधि का क्या अर्थ होता है, उसको निम्नलिखित रूपों में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अस्थाई विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, वैसा कोई भी जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया उसको विधि बोलेंगे। अस्थाई विधियां मतलब ये क्या था, अस्थाई था, ये अस्थाई है। जो जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश जारी होता है वो हो सकता है। ठीक है, फिर ये थर्ड में क्या बोला गया, प्रत्यायोजित विधान या कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन, जैसे अध्यादेश विधि के तहत हो, विधि के अंतर्गत आएगा। आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना, ये जो भी है, ये जो भी मैंने ग्रीन से बनाए, ये सब किस में आएगा, विधि के अंतर्गत आएगा। ये सब कहाँ आएगा, विधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये सब विधि के। अब इसमें क्या बोला गया, अब ग नंबर हम लोग द नंबर देखते हैं। इसमें विधि का क्या मतलब, विधि के गैर, मतलब ऐसा जो विधि के अलावा, जैसे विधायी स्रोत, जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा, विधि का बल रखने वाला कोई भी रूढ़ी हो या प्रथा हो, मतलब प्रथा जो चलता आ रहा हो, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा, विधि क्या। और ये विधि अगर मूल अधिकार के उल्लंघन या हनन कर रहा है तो ये विधि क्या हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए आगे हम लोग अब देखेंगे क्या, न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकार के हनन होने पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। मतलब कि न सिर्फ विधान बल्कि कोई भी हो, ऊपर में से कोई भी हो, अगर किसी के द्वारा मूल अधिकार का हनन होता है तो ये जो अदालत में क्या है, इसको चुनौती दी जा सकती है, अवैध, और ये क्या हो जाएगा, अवैध घोषित हो जाएगा वो विधि। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए अब आगे जो दिया गया है, तो जूम करना थोड़ा सा देखते हैं, फिर भी एक एक करके हम लोग समझेंगे। एक तरफ इधर दिया गया है श्रेणी, श्रेणी में क्या है, इसमें एक मिनट, वेट, इसमें दिया गया समानता का अधिकार।
समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मैंने पहले ही बताया कि आर्टिकल 14 से 18 तक में निहित है। अब आर्टिकल ये जो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, तो 14, 15, 16, 17, 18 इसमें टोटल 5 है। तो वो 5 आर्टिकल आते हैं, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18। तो ये पाँचों तो अलग अलग है। तो ये पाँचों में क्या बोला जा रहा है वो पाँचों को अलग अलग समझते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले समानता का अधिकार वाले को जूम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या बोला जा रहा है। तो आर्टिकल 14 में बोला जा रहा है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। मतलब आर्टिकल 14 में बोला जा रहा है कि विधि का जो होगा वो समान, विधि के समक्ष समानता। मतलब विधि का क्या मतलब हुआ, अभी मैंने समझाया। विधि का मतलब रूल, कोई नियम, कोई अध्यादेश, ये जो सब है इन सब के आगे सभी लोग समान होंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी समान होंगे। विधियों के समान संरक्षण। और किन्हीं के लिए अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हर कोई के लिए समान विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है। हम लोग अब आर्टिकल 15 को देखते हैं, अनुच्छेद 15 को। इसमें क्या बोल रहा है, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव या विभेद प्रतिषेध नहीं हो सकता। का प्रतिषेध मतलब कोई कहाँ जन्म लिया, कहाँ का रहने वाला है, किस धर्म का है, उसका मूल वंश क्या है, वो लड़का है, लड़की है, इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग सी में देखते हैं कि सी नंबर यानी आर्टिकल 16 में क्या बोला गया। तो आर्टिकल 16 में बोला गया लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। इस सब को हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए हम लोग सब एक शॉर्ट समराइज़ के रूप में समझ रहे हैं। लोक नियोजन का मतलब हुआ कि सरकारी नौकरी या सरकार का कोई भी काम, इसमें किसी के लिए अब सबके लिए बराबर अवसर की समानता होगी। हाँ, आरक्षण मिलता है वो भी हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए समझते हैं कि सबके लिए बराबर समानता है, ठीक है। डी में देखते हैं जो कि आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। मतलब अस्पृश्यता का अंत होगा, मतलब छुआ-छूत कहते हैं, अनटचएबिलिटी मतलब कि छुआ नहीं जाता, दलित है, मतलब इस टाइप का इसका क्या होगा, अंत होगा। किसके तहत, आर्टिकल 17 के तहत। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 हम लोग अब देखते हैं। आर्टिकल 18 में क्या बोला गया, सेना या विधि संबंधी सामान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि उपाधि जो मिलता है, मतलब उपाधि करने का मतलब कि किसी को उपाधि दी जाती है, जैसे सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। तो इस टाइप का जो उपाधि है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसको दिया जा सकता है, सेना को दिया जा सकता है, या विद्या संबंधी सम्मान है तो वो दिया जाता है। इसके अलावे जितने भी उपाधि हैं उन सब पर क्या है, रोक है, नहीं दिया जा सकता है। और अगर देना हो तो क्या किया जाता है, क्या प्रोसेस है, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे, बस अभी एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये हुआ कंप्लीट, जो कि आर्टिकल 14 से 18 था। ये सब हम लोगों ने समझा, ये हम लोग इतना समझा। अब हम लोग समझेंगे क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में निहित है, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं, इसको भी जूम करेंगे अब।